आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इससे होने वाली एलर्जी की वजूहात क्या हैं और ख़ात्मा कैसे? जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ना उसके अंदर जो डिफरेंट मेटल्स यूज होती हैं, सबसे कॉमन जो मेटल है उसके अंदर वो निकल है, तो इसको हम निकल डर्माटाइटिस भी कहते हैं। तो वो जिन लोगों को निकल की उस धात से एलर्जी है, तो वो जहाँ पे भी वो लगेगी उसमें ये कि ये ज्वेलरी में भी होता है, निकल बटन्स में भी होता है, जिप में भी होता है, फिर खवातीन जो अंडर गारमेंट्स पहनती हैं उसके स्ट्रैप के अंदर भी होता है। तो इन सारी जगह के ऊपर सुर्खी, सोज, खारिश, जलन, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो उसका फौरी तौर पे तो ये कि हम पहले उस चीज़ को रोक देते हैं, उसके साथ फिर हम लगाने वाली कुछ अद्वियात हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, उसको वापस स्किन को नॉर्मल पे लाते हैं, यानी कि स्किन का जो बैरियर है ना उसको फिर रीगेन करते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अपने स्किन को जब मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो उसके साथ ये विद टाइम बेहतर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ये एलर्जीज चलती रहती हैं, वो फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन पाते, तो फिर उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप फिर कोई दूसरी चीज़ लें जिसके ऊपर कोटिंग हो। जैसे ठीक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर अगर गोल्ड कोटिंग है या सिल्वर लेकर या इस तरह से, फिर वो इस तरह करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, शादी हो या कोई फंक्शन हो, हमारी फीमेल्स जो है ना वो मेहंदी लगाने की बड़ा शौक रखती हैं। मेहंदी से होने वाली एलर्जी और उसके निशानात का खात्मा कैसे? अच्छा, अभी आने वाली है ईद भी, और ईद के बाद मुसलसल कुछ अरसे के लिए हमने डेली यही पेशेंट देखने होते हैं। अच्छा, मेहंदी जो सी है ना, देखिए अगर तो ये एक हर्बल जो ओरिजिनल प्लांट ड्राइव अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ एलर्जी होने के चांसेस जो बहुत सब्ज ही मेहंदी कम है। होती थी पहले। जी, जो सब्ज मेहंदी होती है अभी भी है, मिल तो जाती है, लेकिन अब ना ज़माना बहुत फास्ट हो गया ना, लोगों को दिल करता है कि कम देर के लिए लगाएं मेहंदी और बहुत तेज़ रंग आ जाए। रिजल्ट अच्छा मिले। हाँ, तो उसके लिए वो फिर डिफरेंट केमिकल्स ऐड होते हैं। तो जो सबसे कॉमन जिसके साथ एलर्जी आ रही होती है, रिएक्शन हो रहा है, वो पीपीडी एक है, पैराफिनाइलिन डायमीन एक केमिकल होता है, उसको जब ऐड कर लेते हैं तो उसकी वजह से कम देर के अंदर ज़्यादा तेज़ रंग आता है मेहंदी को, और ज़्यादा देर तक वो रंग रहता भी है। तो उसके साथ क्योंकि फिर ये एलर्जी के चांसेस हैं, फिर और भी है कुछ केमिकल्स है, मोस्ट कॉमन इज पीपीडी। उसकी वजह से फिर जहाँ जहाँ मेहंदी लगी होती है उस जगह के ऊपर शुरुआत तो सिर्फ खारिश से होगी, हल्की सी सुर्खी आएगी, लेकिन वहाँ छाले भी बन जाते हैं, और एट टाइम्स ये इतने बुरे रिएक्शंस होते हैं कि स्किन बाद में ठीक नहीं हो पाती, मतलब वहाँ पे स्कार बन जाता है, जैसे जले का निशान है ना, कोई जगह जल जाती है तो जलने के बाद वो जगह 100% नॉर्मल नहीं हो पाती। तो ठीक। मेहंदी के साथ बर्न हो रही है, सिर्फ अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं सिर्फ आ रहे, वो बर्न हो जाती है। उसके बावजूद लोग जब तक खुद ना जले ना उस वक्त तक वो लगाते रहते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं कि जिनके पाँव के नीचे वाले हिस्से के अंदर ददरी नुमा या ऐसी कोई गिल्टियां नुमा बन जाती है कि जिनको बाद में गैसेस वगैरह लगा के जलाना पड़ता है। इससे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये क्यों होती है? अच्छा, ये दो चीज़ें आपने बोली हैं, एक तो धदरी आपने कहा है, वो पाँव के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन आती है, टीनिया पीडियास उसे कहते हैं, और एक आपने कहा है जिसको गैस से जलवाना पड़ता है, जो कि मुंह के वॉट्स जिसे कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये दोनों अलग बीमारियां हैं। जो वॉट्स हैं उसको आम जबान में लोग मुका भी कहते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वो ठीक। लोग जो नंगे पाँव फिरते हैं या जूता एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं, कभी उसका जूता पहन लिया, कभी दूसरे का जूता पहन लिया, या पब्लिक प्लेस पे नंगे पाँव फिर रहे हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के इर्द गिर्द वाली जगह पे भी नंगे पाँव हैं, वॉशरूम में नंगे पाँव, मल्टीपल लोग एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करें, तो पाँव के नीचे की स्किन जो है वो उसके ऊपर हल्के हल्के या तो कहीं से स्क्रैचेस आ जाते हैं, या जैसे पानी में रहने की वजह से, नमी में रहने की वजह से वो थोड़ी सी सॉडन हो जाती है, थोड़ी सी सूज सी जाती है नीचे से ना, वो नरम हो जाती है। उसकी वजह से फिर क्योंकि पाँव के नीचे से तो आप ज़ाहिर ज़मीन पे चल रहे हैं, तो इस तरह के वायरस का एंटर होना आसान हो जाता है। जो वायरल वॉट्स हैं, जो प्लांटर वॉट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको गैस से जलवाना पड़ता है, उसकी ना अपनी कोई दर्द खारिश तकलीफ है ही नहीं। उसकी दर्द सिर्फ तब होती है जब वो इतना बढ़ जाता है कि वो नीचे से नर्व्स को पिंच करना शुरू कर देता है और उभार आ जाता है ना उसके अंदर, फिर वो लोगों को चलते फिरते हुए दिक्कत होती है, उस वक्त वो लोग प्रेजेंट करते हैं। वैसे उसका हल बहुत आसान है, कॉटरी करके वो एक ही सेशन में ठीक किया जा सकता है। अगर बहुत बड़ा है तो कॉटरी के 2 सेशंस होते हैं। इसी तरह जो गैस है उसके 2 से 3 सेशंस हम करते हैं। गैस के साथ दर्द नहीं होती, और कुछ लगाने वाली अद्वियात भी होती हैं। वो लोग जो किसी वजह से कॉटरी या वो नहीं करना चाह रहे, तो लगाने वाली अद्वियात के साथ भी जो पाँव के नीचे वाले वार्ड्स हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें मैं ये ज़रूर बताऊँगी, कुछ लोग अपने करीबी जर्राह से लेके ना तेज़ाब लगा लेते हैं। अब तेज़ाब ने तो जला देना ना, तो वो डॉक्टर के पास आके उस कॉटरी से जो हम जला रहे हैं, जो कि कंट्रोल तरीके से होगा, उससे डर रहे होते हैं, और एक ऐसा तेज़ाब उस जगह पे लगा लेते हैं जो स्किन ही उड़ा देगा ना। जब स्किन खत्म होगी तो वहाँ पे वॉट्स भी नहीं बचता। दूसरा आपने पूछा था धदरी का। जी। अच्छा, धदरी इस वक्त बहुत कॉमन है। इस वक्त पाकिस्तान में फंगल इन्फेक्शन रैम्पेंट है, और वो बदकिस्मती से रेजिस्टेंट होती चली जा रही है। ठीक। यानी कि वो आम अद्वियात जिनके इस्तेमाल से पहले फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाती थी, अब नहीं अब उनके साथ ठीक नहीं हो रही, हमें बहुत लंबे अरसे देना पड़ता है।
पाँव की फंगल इन्फेक्शन भी कॉमन है, और उसकी वजह भी यही है कि किसी को खारिश हो रही तो बैठे बैठे सोफे पे, बेड पे, बस पाँव के नीचे से खुजली करते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है। फिर इसी तरह जूता और सॉक्स लंबे अरसे के लिए पहना हुआ है, शूज भी अंदर से वॉश नहीं हो रहे, सॉक्स भी 10-10 12-12 घंटे पहनी हुई हैं, तो उसके साथ वो नमी के साथ मॉइस्चर के साथ फंगस हो जाती है। ठीक फंगस का कोई टोटके से इलाज नहीं हो सकता, फंगस ठीक के लिए आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। टाइम पे ले लेंगे तो हो सकता है 2 हफ्ते की दवाई के साथ वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर लेट कर देंगे जैसा कि आजकल हो रहा है तो फिर वो कई माह का इलाज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ क्लिनिक पे एक्जिमा, सोराइसिस दोनों के पेशेंट आते हैं, वो इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे होते कि मुझे एक्जिमा है या मुझे कोई सोराइसिस वगैरह है, तो इसका फ़र्क कैसे करें? अच्छा देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगी कि मरीज़ को नहीं कोशिश करनी चाहिए फ़र्क महसूस करने की। उसका काम है कि अगर जिल्द पे कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो डॉक्टर के पास जाए, जो मुस्तनिन डॉक्टर है वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे। एक्जिमा, सोराइसिस और फंगस, ये तीनों सुर्ख रंग के निशान बनते हैं और ठीक तीनों पे छिलका आता है। ठीक है? सुर्खी और छिलका जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे आ रहा है। वो चंबल भी हो सकती है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, वो फंगस भी हो सकती है जो कि धदरी है, और उसके अलावा वो सोराइसिस भी हो सकती है, लेकिन इनका इलाज डिफरेंट है। इन तीनों पे अगर आप स्टेरॉइड लगा लेंगे, जो कि आमतौर पर लोग मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए हजरात से मशवरा करके, या घर में कुछ लोगों ने इतने पोटेंट स्टेरॉइड्स घर में रखे हुए होते हैं, जब भी वो लगाएंगे तो सुर्खी भी बैठ जाएगी, खुश्की भी बैठ जाएगी, चाहे वो एक्जिमा की थी, चाहे वो सोराइसिस की थी, चाहे वो फंगस की थी, लेकिन इनका इलाज असल में अलग अलग है। तो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे बिठाने के लिए तो स्टेरॉइड एक हल है, लेकिन वो फिर आगे चल के, जैसे खासतौर पे फंगल इन्फेक्शन हैं, अब उसके ऊपर जो लोगों का इतना हजारों रुपया खर्च हो रहा है, क्योंकि वो खुद से तो जाएगी नहीं, फंगस तो ठीक हो ही नहीं सकती, तो ऐसे फिर उसके लिए इसका इलाज बहुत लंबा करना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड लगाने की वजह से वो फंगस अपनी हैयत चेंज कर लेता है, उसके अंदर एक जीनोमिक चेंज आ जाता है, और फिर वो एक, आप समझे कि वो रेजिस्टेंट स्टबन किस्म की फंगस बन जाती है। इसी तरह सोराइसिस है, उसका भी अगर शुरू में हम आ रहे हैं मरीज हमारे पास, तो वो हमने उसके साथ असेस करना होता है। सोराइसिस जो है वो जिल्द के साथ साथ सर के बालों को, नाखूनों को और जोड़ों को भी अपनी लपेट में ले सकता है। तो वो ऐसी बीमारी जो कि मेटाबॉलिक डिजीज है, अब सोराइसिस को हम स्किन की डिजीज नहीं कहते, ठीक सोराइसिस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक इसके साथ इंटरनल इतनी सारी बीमारियों की एसोसिएशन है कि ठीक अगर इसको आप टाइमली कंट्रोल कर दें तो फ्यूचर में आने वाली जो जोड़ों की एक तकलीफ दे बीमारी है, उससे भी आप बच जाएंगे, नाखून भी तबाह नहीं होंगे, और बाकी बीमारी को भी मतलब जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, अगर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर खुद से समझने और खुद से इसका इलाज करने की कोशिश ना की जाए।